आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान रीट परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान रीट का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी का जो भाग 2 वाला पार्ट है उसको देखेंगे, जिसमें टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा देखेगा और जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग रीट का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर वर्ष 2011 में लिया गया था, जिसमें भाषा प्रथम से 30 क्वेश्चन और भाषा द्वितीय से 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग भाषा द्वितीय से 30 हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है गाइस, आपसे ये पूछा जा रहा है कि तालुव्य व्यंजन है टा ठा डा ढा ड़ा या णा खाली। देखिए ये तो हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। चा छा जा झा और एक और लगा लीजिए या, चा छा जा झा और या, ये हो जाएगा तालुव्य व्यंजन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ता था दा धा, यहाँ लगा लीजिए ना, ना से नल, ये हो जाएगा आपका दंतस्थ। पा फा बा भा और माँ, यहाँ पर माँ बना लीजिए, माँ, पा फा बा भा माँ, ये हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। स्नेह में जो है ना ए स्वर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होता है? प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद, सदा अगर आप लोगों ने वर्ण विच्छेद किए होंगे तो आपने प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद किया होगा। तो प्या धन आश, तो जब इसका शब्द का वर्ण विच्छेद जब आप लोग करोगे तो इसका बनेगा जाके प धन य धन आ प्लस श प्लस अ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जब आप इसे तोड़ते हैं तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन चारण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों हो जाएगी वो भी जान लीजिए। टा में आपको एक हलंत सा दिख रहा होगा, जब भी ये हलंत सा दिखे आपको तो आप लोग समझ लीजिए मन में कि वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। आंख बंद करके व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अब जैसे कि मैंने प्रश्न को पढ़ा और मेरे समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो, उसे हम कहते हैं बहुवचन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि स्त्रियां, स्त्रियों को, स्त्री का बहुवचन शब्द क्या होता है? स्त्रियां। घोड़ा का बहुवचन क्या होता है? घोड़े। नदी का बहुवचन शब्द क्या होता है? नदियां। रुपए का क्या होता है? रुपए। लड़का का बहुवचन शब्द क्या होता है? लड़के। गाय का गाय। कपड़ा का कपड़े। टोपी का टोपियां। माला का मालाएं। इस प्रकार से जो है आप लोग बहुवचन को समझ सकते हैं। ठीक है, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक से अधिक, यानी जिनकी गिनती ही ना की जा सके उनको को कहते हैं बहुवचन शब्द। तो इसमें शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, यानी एक ना हो, एक से अधिक हो,
या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। अब देखिए यहां पर आपको यौगिक शब्द की पहचान करनी है। यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं? रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ये आपके सभी शब्द जो हैं यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्दों में जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगर जैसे कोई अर्थ दिया जा रहा हो और उसके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकले उससे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि डाकघर हुआ, देशवासी हुआ, तो ये आपके जो हैं यौगिक शब्द होते हैं। एक होता है यौगिक, एक होता है योग ऋण शब्द। तो योग ऋण शब्द की अगर हम बात करें जो शब्द अन्य शब्दों की योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं। अब देखिए यहां पर आपको विदेशी शब्द की पहचान करनी है। किताब, सिनेमा, संतरा, ये आपके सभी शब्द विदेशी शब्द हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, देखिए बच्चों विदेशी शब्द को आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि विदेशी शब्द होते क्या हैं। विदेशज होता है, विदेशी भी कह सकते हैं आप लोग। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से लिए गए हों। अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं में से जो शब्द हिंदी में आए हों वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो देखिए यहां पर आपको यह बताना है कि चंद्रमा के कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। शशि, इंदु, रजनीपति, ये सभी शब्द जो है ना ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस युग में विलोम शब्द नहीं है। किस शब्द युग में विलोम शब्द नहीं है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट करके बताइए कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। वैसे प्रत्यक्ष का परवर्ती तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये विलोम शब्द जो है कतई गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, संतोष का विलोम शब्द क्या होता है। असंतुष्ट होता है या निसंतोष होता है, असंतोष होता है या असंतोषी होता है। तो यहां पर देखिए आपको संतोष शब्द के विलोम शब्द की पहचान करनी है। तो संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। बच्चा भी बता सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अनेकार्थी शब्द कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। जल, प्राण, जिंदगी, वायु, कौन जल का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। जीवन में कौन कौन आ जाता है, जल भी आ जाता है, प्राण भी आ जाता है, वायु, जिंदगी। लेकिन जिंदगी जो है ना ये जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं वो भी जान लीजिए आप लोग सरल शब्दों में। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिंदगी जो है ये जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। वैसे तो नहीं है, ये पूछा जा रहा है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं। एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें आपको प्रत्यय शब्द की पहचान करनी है। किन समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। दयालु, डिबिया, अज्ञानी, इसमें सभी में दयालु, आलू, डिबिया, इबिया, अज्ञानी, इसी में सभी में प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि कौन समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ये आपको बताना था। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये तो सही हो जाएगा। पंचानन, पांच हैं जिसके आनन, यानी कि भगवान शिव, इसमें हो जाएगा बहुप्रिय समास। दाल रोटी, दाल और रोटी, बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इसमें हो जाएगा कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर जो संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार समास। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्मधार समास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए, एक तरीका और है कर्मधार समास को पहचानने का। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वो कर्मधार समास कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगर आप लोगों को वाकई में क्लास अगर पसंद आ रही हो तो सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप एक लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? उससे हम कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होता है? बहादुर होगा, वीर होगा, दबंग होगा, युयुत्सु होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो युद्ध करने का इच्छुक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होता है युयुत्सु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा से परिवर्तित हो जाएगा? कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ता। तो राइट आंसर की अगर मधुरता आप लोगों ने मैंने पढ़ा होगा तो मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो मधुरता, ता, तो ता मधुरता में ता प्रत्यय हो जाएगा। विशेषण की बात हो रही है तो मधुरता में ता प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, कौन, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। प्रश्नवाचक कौन, किसे, कब। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, आप उसको जानते नहीं तो वो प्रश्नवाचक व्यक्ति है, यानी आप उसको जानते नहीं हो। ये सामान किसको देना है, यानी किससे देना है, तो यही प्रश्नवाचक हो जाएगा। कोई क्लियर नहीं कि किस व्यक्ति को देना है। टाइम से वो कब आएगा, कोई निश्चित नहीं है कि वो कब टाइम से आएगा। तो इन तीनों में प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इसे आप सरल शब्दों में समझ लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम को सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में होते हैं, जैसे कौन, कैसा, कितना, कब, कहाँ, किसका, किसकी, किसके, किसे, किससे। ये आपके सर्वनाम शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी, यानी वे सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा हटके है। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तत्कालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या क्रियार्थक क्रिया। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उस क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पूर्वकालिक क्रिया को सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है।
जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाकर सो गया, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्योंकि राम जो है खाना खाकर सो चुका है। राम ने खाना जो है पहले ही खा लिया है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है सो रहा है। तो यहाँ पर राम ने खाना पहले ही खाकर सो गया है। राम खाना खाकर पहले ही सो चुका है, इसलिए पूर्व, खाना जो है पूर्व हो जाएगा और सो रहा है वो करंट का है। ठीक है, तो इसमें जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद, यानी खाना खा लिया है, यानी खाना को समाप्त कर लिया है, और बाद में दूसरी पूर्ण क्रिया यानी कि राम सो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, या अप्रकट अव्यय कहते हैं। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है? सरल शब्दों में समझ लीजिए। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि वह दफ्तर से आया और सो गया, वह दफ्तर से आया और वो सो गया। तो एक पद वाक्यांश है और उपवाक्य का संबंध इससे दूसरे पद में वाक्यांशों को जोड़ने वाला अव्यय को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न हमारा है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत जो है, मेरे घर की छत टपकती है। तो किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए प्यारे बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, समझना से समझना इत्यादि। तो देखिए, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, यानी किसान जो है खेत के सूखे जो पेड़ हैं वो किसी और से कटवा चुका है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन मिश्र वाक्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी थी। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, ये तो गलत हो जाएगा। सीता पढ़ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी गलत। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना? देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा व्यक्ति, किसमें व्यक्ति को भी शामिल किया गया, और वह कौन को भी शामिल किया गया है? महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया है, नाम को भी शामिल किया गया, और सुने को भी शामिल किया गया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मिश्रित किया गया, इसलिए ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए मिश्र वाक्य आखिरकार होता क्या है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य होते क्या हैं? सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम या कोष्टक? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अच्छा, लाघव चिन्ह होता कैसा है? तो लाघव चिन्ह जो है ये ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप इस प्रकार से, ये आपका लाघव चिन्ह होता है। ठीक है,
सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सही विराम चिन्ह वाले शब्द की पहचान करनी है। तो राइट आंसर की बात करें, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये आपका सही विराम चिन्ह वाला वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कौन सही अर्थ नहीं है? छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना। छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना। आस्तीन का सांप, समीप का विश्वासघाती होना, यह भी सही हो जाएगा। त्रिशंकु होना, यदि कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, त्रिशंकु होना, ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता ना रह जाना, ये भी सही हो। लेकिन छठी का दूध याद आना ये सही नहीं होगा। तो बचपन का लाड़ प्यार याद आना ये थोड़ी होगा, यानी मारना पीटना हमारे अंदर वो ताकत है, छठी का दूध याद दिला दिया, ये थोड़ी होगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन अर्थ सही नहीं है? कौन अर्थ सही है? हाँ, कौन अर्थ सही है? छाती पर सांप लूटना, ईर्ष्या करना। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, यह हमें कुछ कुछ गलत लग रहा है, तो गलत ये हो जाएगा। हाथ के तोते उड़ जाना, पिंजरे से, ये तो गलत हो जाएगा, देखकर ही पता चल रहा है। हाथ पांव फूल जाना, मोट, ये भी गलत हो जाएगा। छाती पर सांप लूटना, यानी किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, वो करोड़पति है, उसे देखकर आप ईर्ष्या कर रहे हैं, यानी आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। खेत रहना, इसका अर्थ क्या होता है? शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। खेत रहना, इसका अर्थ क्या होता है? तो खेत रहना यानी कि शहीद हो जाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। रंग में भंग होना, इसका अभिप्राय क्या होता है? रंग में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। रंग में भंग होना, इसका अभिप्राय क्या होता है? यानी उल्लास में विघ्न पड़ना, रंग में भंग होना, उल्लास में विघ्न पड़ना। तो राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।